इसका बाप माँ को मारे जा रहा था, माँ खामोशी से मार खाए जा रही थी। अनाया साथ वाले कमरे में बैठी पढ़ रही थी। इसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। इसने बचपन से ही ये सब होता देखा था। अब्बा के पास जब भी शराब के पैसे ना होते, वो यूं ही अम्मा को मारकर इनसे ले लिया करते। हाँ, पहले और अब में सिर्फ फर्क इतना था कि अम्मा अब्बा से मार खाते हुए मजम्मत की नाकाम कोशिशें करती थीं और बाद में देर तक रोए बैठतीं, अपनी किस्मत को कोसतीं। अब अम्मा खामोशी से मार खाती और जाकर सो जाती। एक और तब्दीली भी आई थी, वो ये कि पहले अम्मा सुबह काम पर चारों नचार जाती, जबकि अब अम्मा सुबह उठकर और तैयार होकर खुशी से जाती। ऐसा शायद इसलिए था कि अम्मा ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, अब्बा के आगे हथियार डाल दिए थे। रही बात खुशी खुशी काम पर जाने की, तो पहले मालकिन अम्मा के काम में सौ नुक्स निकालती थीं। अब जबकि मालकिन अल्लाह को प्यारी हो गई, तो अम्मा भी जैसा मर्जी काम करके आ जाती, कोई इन्हें कुछ नहीं कहता। वैसे भी रशीद साहब के यहाँ मालकिन के बाद एक बेटी थी, जो कि शादीशुदा थी और अमेरिका में रिहाइश पजीर थी। अनाया गैर मामूली जहानत और इलम से दोस्ती की वजह से आजकल स्कॉलरशिप पर एलएलबी कर रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बा कमरे से निकले और बाहर के दरवाजे से निकल गए। अम्मा भी जाकर सो गईं। मैं उठी और बाहर का दरवाजा बंद कर आई। अब्बा ने अब कल दोपहर से पहले वापस नहीं लौटना था। सुबह वो दोनों माँ बेटी मामूल की तरह अपनी अपनी मंजिलों को चल पड़ी। दोपहर को घर लौटी तो गली के नुक्कड़ तक पहुंचते ही इसने देखा कि घर के बाहर काफी भीड़ लगी है। दरवाजे पर पहुंचकर इसने देखा कि अब्बा की मैयत सहन के वुस्त में ही चारपाई पर पड़ी है। अम्मा पास बैठी रोए जा रही थी। सब कुछ वो किसी ख्वाब की तरह देख रही थी। घर सारे मोहल्ले वालों से भरा हुआ था। दोपहर का कोई वक्त था जब मोहल्ले के मर्द आकर जनाजा ले गए। इसके बाद किसी ने खाना लगाया और सब खाना खाकर जाते गए। रिश्तेदारों ने तो अरसा हुआ इन्हें गुर्बत और अब्बा के नशे की वजह से छोड़ रखा था। अगले 2 दिन भी ऐसा ही सिलसिला रहा। बिल आखिर सोइम की रात को तमाम मेहमान रुखसत हो गए। घर पर सिर्फ अनाया और इसकी माँ रह गई थीं, जो खामोशी से घर में अपने अपने बिस्तरों में सो गई थीं। सुबह अनाया की आंख खुली तो सहन में होने वाली गुफ्तु शनीद से हैरान रह गई। मैं तो कहता हूँ, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। आवाज मर्दाना थी। नहीं रशीद साहब, मैं ऐसे नहीं जा सकती, शौहर था मेरा। मुझे इसकी इद्दत तो पूरी करनी है। इसे अम्मा की आवाज सुनाई दी। अरे आजकल के जमाने में कौन इद्दत को मानता है, मॉडर्न जमाना है। देख तेरी जवान बेटी भी है, तू अकेले कैसे रहेगी, और तुम बेटी को खिलाओगी कहाँ से। अम्मा ने मेरा जिक्र किया तो बोला, अरे इसने क्या कहना, तुम बस इसे बता देना कि तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो। मैं कल इसी वक्त लेने आ जाऊंगा। देख, कुदरत हम पर मेहरबान है। तेरा शौहर खुद ही मर गया, वरना मेरा तो ख्याल था वो बहुत शोर करेगा। बाहर अभी बातें हो रही थीं, लेकिन इसका जहन बड़ी तेजी से धागे मिलाता जा रहा था। मालकिन की मौत के बाद अम्मा का हर रोज सुबह तैयार होकर खुशी खुशी काम पर जाना, अब्बा की मार चुपचाप सहे जाना, जैसे ये सब तो खत्म होने वाला हो। हर एक कड़ी बड़े आराम से मिल रही थी। भाई रशीद साहब अब जा रहे थे। इनके चले जाने की काफी देर बाद अनाया मुंह हाथ धोकर सहन में आई तो अम्मा नाश्ता बना रही थीं। अम्मा ने गरम चाय और रोटी इसके सामने रखी और फिर बेटी को बताया कि बड़े साहब आए थे। वो चाह रहे थे कि हम इनके घर चले जाएं। दरअसल वहां का सारा काम मैं ही करती थी। मालकिन भी नहीं है। साहब कह रहे थे कि आजकल के जमाने में ईमानदार लोग नहीं मिलते। इतनी जल्दी वो किसी और काम वाले को नहीं रख सकते। अनाया खामोशी से खाती रही। इसने कोई तासुर नहीं दिया। तुम्हारी इद्दत अम्मा। इसने नवाला लेते हुए माँ की तरफ देखा। अरे वो तो मैं साहब के घर पर भी पूरी कर सकती हूँ। इतना अरसा अकेले तो नहीं रह सकते ना। वो कहना चाहती थी कि अब्बा के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अब्बा तो अपनी जिंदगी में भी हफ्तों हफ्तों घर नहीं आता था। मगर मैं कुछ ना बोली। अम्मा पहले ही सब कुछ तय कर चुकी थी। अब तो किसी बात का कोई फायदा नहीं था। किस्मत भी अम्मा का साथ दे रही थी। माँ की नजर में ये इसका हक था। कब जाना है माँ? इसने नाश्ता करने के बाद पूछा। अम्मा ने बताया कि आज ये सामान बांधना है और कल साहब लेने आएंगे। जी ठीक है। ये कहकर वो अपनी माँ के साथ सामान बांधने लगी। सामान था ही क्या, बस कपड़े और अनाया की किताबें थीं। रात को वो जल्दी सो गई। सारा दिन अम्मा इसे रशीद साहब और इनके घर के कसीदे सुनाती रहीं। साहब मालदार नहीं थे, बस मतवासत तबके से ताल्लुक रखते थे। मगर ये इसकी माँ की सादगी थी कि रशीद साहब का मामूली सा मकान भी अपने कच्चे टूटे फूटे घर के आगे हवेली लगता था। सुबह सुबह आंख खुली तो भाई रशीद साहब आ चुके थे।
अम्मा के साथ मिलकर खुशी खुशी सामान इसकी गाड़ी में रखवा दिया। मोहल्ले वालों को भी अम्मा ने वही कहानी सुनाई जो इसे सुनाई थी। सारे मोहल्ले वाले गाड़ी के इर्द गिर्द जमा थे। इनके इलाके में गाड़ियां शाज़ो नादर ही आती थीं। हमसाए चाय मंगोइयां कर रहे थे, मगर अम्मा को किसी की परवाह नहीं थी। जबकि अनाया इन लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। कुछ देर बाद वो कच्ची बस्ती से निकलकर एक मतवासत इलाके में आ गए। रशीद साहब एक घर के आगे गाड़ी रोक कर बाहर निकले, चाबी से दरवाजा खोलने लगे। अम्मा सामान उठाने लगी। अनाया बाहर निकलकर रास्तों को देखकर ये अंदाजा लगा रही थी कि इसे सुबह कितना चलकर और कहां कहां से गुजर कर बस स्टॉप तक पहुंचना पड़ेगा। आते हुए वो यूं भी रास्ते ध्यान से याद करते हुए आई। वो अंदर आए तो साहब अम्मा को कमरा बताने लगे। ये मेहमानों का कमरा है, यहाँ अनाया रहेगी, पर तुम यहाँ मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रुक जाना, क्योंकि तुमने बताया था कि अनाया रात देर तक पढ़ती है, तो तुम्हें तकलीफ होगी। जी साहब ठीक है। ये कहकर अम्मा खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं। आप भी जाकर अपना कमरा दिखाओ। और अनाया जी अच्छा कहते हुए चली गई। कमरा वाकई बहुत अच्छा था। अनाया अपनी माँ की तरह दौलत के रूप में नहीं आई। आज के दौर में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, इसने सोचा। बहरहाल हर चीज की कीमत चुकाना होती है, ये बात वो जानती थी। इसलिए यहाँ आने के बाद हर चीज का बगौर मुशाहिदा कर रही थी। एक चीज जो इसने बहुत महसूस की कि रशीद साहब इसे गहरी निगाहों से देख रहे थे। अल्लाह ने बहरहाल हर औरत में ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी तरफ आने वाली निगाहों को बखूबी परख सकती है। अनाया को इन निगाहों से घिन आ रही थी। शबो रोज यूं ही गुजरते रहे। अम्मा बहुत खुश थीं। सारे घर का काम तो वो पहले भी करती थीं, लेकिन एक मुलाजमा की हैसियत से नहीं। अब वो घर में मालकिन की तरह रहने लगी। इद्दत पूरी हो जाने के बाद रशीद साहब और अम्मा ने निकाह कर लिया। बस सादा सी तकरीब थी। चंद ही लोग शरीक हुए थे। अनाया ने भी कोई एतराज नहीं किया। अलबत्ता रशीद साहब की निगाहों से इसे आज भी वहशत होती, मगर वो अम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए शाम देर से आती और कमरे से कम ही निकलती। अम्मा खुश थी, ये इसके लिए काफी था। ऐसा ही कुछ हाल रानी का था, जो अपने बाप की खुशी में खुश थी। अनाया की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया था। वो इसी तरह स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी और अपना खर्चा खुद उठा रही थी। दिन यूं ही पड़ लगाकर उड़ते गए। अनाया पर बहुत सारे राज अफशा हुए। रशीद साहब इनके लिए मालदार सही, मगर अपने तबके में मतवासत थे। दुकान पर वो खुद कम ही जाते थे, ज्यादा काम मुलाजमीन संभालते, और मुलाजमीन इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि रशीद साहब इन्हें मुकर्ररा वक्त पर ना तनख्वाह देते और ना ही कोई बोनस देते। गर्ज वो एक सख्त और लालची आदमी साबित हुए। एक दिन रशीद साहब के किसी दोस्त के घर कोई तकरीब थी और वो चाहते थे कि अम्मा के साथ अनाया भी इस तकरीब में जाए। वो इसके लिए खूबसूरत सा जोड़ा भी लाए और इसे अच्छे तरह से तैयार होने को कहा। वो अपनी तालीम के आखिरी साल में थी और इस तरह की सरगर्मियों के लिए इसके पास वक्त नहीं था, मगर वो इनकार भी नहीं कर सकी। बहरहाल इनके घर पर वो इन्हीं के रहमो करम पर थी। ये तकरीब बहुत शानदार थी। वहाँ काफी मालदार और दौलतमंद घरानों के लोग थे। रशीद साहब अपनी बीवी और बेटी को हर एक से मिलवाते रहे। अनाया खूबसूरत थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और फिर बावकार और पुरइतमाद भी थी। सभी को वो बहुत पसंद आई। जो भी इससे मिलता इससे इसकी तालीम का पूछता और बहुत मुतासिर होता। घर वापस लौटने तक अम्मा खुशी से निहाल हो गई थीं। उन्होंने तो कभी इसकी तालीम पर तवज्जो नहीं दी थी। खुद अनपढ़ थीं, मगर अनाया के शौक को देखते हुए इसे तालीम की इजाजत दी थी। गुर्बत और बाप की शराबी होने की वजह से इसका कभी कोई रिश्ता आया नहीं था, ना ही कभी इसने शादी का सोचा। मगर अब जब सब बड़े लोगों को इनकी बेटी पसंद आई थी, तो जरूर इसमें कोई खास बात थी। अब अनाया अपने लिए किसी शहजादे के ख्वाब देख रही थी। गरीब घरानों में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया इसीलिए जाता है कि इनके अच्छे रिश्ते आए, सो वो भी अपनी बेटी की रुखसती की ख्वाब देखने लगी। कुछ ही दिनों बाद जब अनाया थकी हारी घर लौटी तो देखा कुछ मेहमान आए बैठे हैं। लिबास से काफी दौलतमंद घराने के लगते थे। अनाया सलाम करने गई तो खातून ने इसे अपने पास बिठाया और बातचीत की। कुछ ही देर बाद मेहमान खातून अपने पर्स से अंगूठी निकालने लगी और अनाया की उंगली में पहनाते हुए बोली, मिसेस रशीद, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और मैं इसे ये अंगूठी पहना रही हूँ। इस हरकत पर वो जहां शशतर रह गईं, वहां अम्मा का भी यही हाल था। लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त तो दें, रशीद साहब बोले। तो खातून ने जवाब दिया, अरे रशीद भाई,
हमारे बारे में किसी से भी पूछ लें। माशाल्लाह अकरम साहब शहर के नामी ग्रामी लोगों में शुमार होते हैं। वो तो ठीक है जी, लेकिन मगर खातून ने अम्मा की बात बीच में काट दी। अरे ये लेकिन वेकिन छोड़ें, बस इस हफ्ते को आकर हमारे घर खाना खाएं और घर वगैरह भी देख लें। ये हमारे घर का पता है। इस हफ्ते की शाम हम आपका इंतजार करेंगे। मुझे तो आपकी बेटी उसी दिन पसंद आ गई थी। मेरा बस चलता तभी इसे अंगूठी पहना देती। वो अनाया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली और साथ में एक कागज अम्मा को दिया। हफ्ते वाले दिन अम्मा और रशीद साहब इनके घर भी देख आए और काफी खुश हुए। बड़े लोग हैं, जंगल जितना घर है इनका। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं। कोई दर्जन भर तो इनके मुलाजिम होंगे। खाना भी मेज पर बैठकर खाते हैं, जैसे ड्रामों में बताते हैं, बिल्कुल वैसे। और घर का तो पूछो मत। घर इतना बड़ा है कि तुम खो ही ना जाओ। राज करेगी मेरी बेटी। अम्मा वहां से आने के बाद इसे एक एक चीज बता रही थीं, जबकि वो अम्मा की सादगी पर मुस्कुरा रही थी, जो दौलत के रूप में आ गई थीं। लड़के से हम नहीं मिले। इसके माँ बाप कह रहे थे ऑफिस जाता है, रात देर से आता है, बड़ी मेहनत करता है बेचारा। मैं और रशीद इस जुम्मे को तेरी रुखसती की तारीख पक्की कराते हैं। अम्मा इस जुम्मे को। इसे झटका लगा। मेरी तालीम का आखिरी साल है अम्मा, मुझे तालीम तो मुकम्मल करने दें। अरे तो बाद में पढ़ लेना ना। उन्होंने कहा है अनाया जितना चाहे पढ़े। असल में तेरे होने वाला दुल्हन मोहित को बाहर मुल्क से जाना है, तो वो शादी करके तुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। हमने भी कौन सी तैयारी करनी है, जहेज से तो उन्होंने इनकार कर दिया है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब है, और इन बड़े लोगों का आजकल कोई नया फैशन निकला है कि बारात और वलीमा एक ही दिन करना है, तो शादी हॉल और खाने वगैरह का खर्चा भी वही करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप बेटी दे रहे हैं, बस यही काफी है। देख कितने अच्छे लोग हैं। दोनों जानिब से सब कुछ तय हो चुका था, इसीलिए मजीद बहस का कोई फायदा नहीं था। अनाया ने खामोशी से सर तस्लीम खम कर दिया, मगर इसकी छठी हिस्स कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। रुखसती के बाद जब मोहित इसके पास आया तो वो एक आम सूरत सा लड़का था। इसने अनाया पर कोई तवज्जो नहीं दी, कपड़े बदले और अजीब से हुलिये में बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद सास कमरे में आई और इसके मत मुकाबिल बैठकर गोया हुई। बेटा, मोहित मेरा इकलौता बेटा है। मन तो मुरादों से पैदा हुआ है, सबका लाडला। बस इसी लाड प्यार ने इसे खराब कर दिया है। बुरे दोस्तों की सोबत ने मजीद बिगाड़ दिया, नशा करने लगा है। हमने तो लाख रोका टोका मगर बेसुध। मोहित के अब्बा सियासत में आ गए। कुछ लोगों ने बातें बनाई कि आपके बेटे की तालीम खत्म हो चुकी है, इसकी शादी क्यों नहीं की। मगर लोगों की बातों से बचने के लिए, मोहित के पापा की सियासत को दागदार होने से बचाने के लिए हमें इसकी शादी करना पड़ी, और तुमसे बेहतर कोई और ना मिल सकी। हमने तुम्हारे सौतेले बाप को 50 लाख देकर मुंह बंद करने का कहा, और वो लालची इंसान बिक भी गया। वो शल सी बैठी सारी कहानी सुन रही थी। इतना गहरा सदमा के आंसू भी ना निकले। बेटा, तुम कपड़े बदलो और सुकून से सो जाओ। तुम्हारे घर से तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म। अब इस घर में हमारी बहू बनकर रहो। तुम्हें हर आसाइश मिलेगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। बस अपना मुंह बंद रखना। वो तो चली गई, मगर वो जहां थी जैसी थी वहीं बैठी रह गई। दिमाग साए साए कर रहा था, गोया इसे बेचा गया था। अपनी तौहीन का सोचकर इसे खुद से कराहत आ रही थी। तो क्या वो इतनी सस्ती थी कि इसे यूं ही बेच दिया गया। आंखों में आंसू थे। पूरी दुनिया को आग लगाने का जी चाहा। सारी रात यही कैफियत रही। फजर की अजानें हुई तो होश में आई और बेइख्तियार उठी और लिबास उतार कर फेंका। वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद रो रो कर दुआ की। इसे नशाई बाप से नशाई शौहर तक का सफर हरगिज कबूल नहीं था। नमाज के बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि इस सूरत हाल में वो क्या करे। इसके आगे तीन रास्ते खुले थे। या तो वो खुदकुशी कर ले, दोम ये कि वो रो धोकर समझौता कर ले, तीसरा ये कि अपने हक के लिए लड़े और जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जिए। इसने सबसे मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। अब अगली सुबह वो नई दुल्हनों की तरह तैयार होकर नाश्ते की मेज पर गई। सबसे मीठे लहजे में बात करती रही। दोपहर को मोहित घर वापस आया तो वो अपने कमरे में ही थी। मोहित कमरे में आते ही बिस्तर पर ढेर हो गया। मुंह से शराब की गंदी बदबू आ रही थी। इसे बेइख्तियार अपना बाप याद आया। फर्क सिर्फ इतना था कि बाप सस्ता नशा करता था और मोहित महंगा। खैर, इसने सारी सोचों को सर झटक कर फेंका।
इसे इस घर की अच्छी बहू होने का रोल अदा करना था और इस बिखरे हुए इंसान की अच्छी बीवी बनना था। आपके लिए खाना लाऊं? कोई जवाब न आया तो इसने खुद ही बात जारी रखी। आप मुंह हाथ धो लें, मैं लाती हूँ। वो सोफे से उठी ही थी कि मोहित इसके सामने आ खड़ा हुआ और चीख कर बोला, आज तो तुमने मुझसे बात कर ली, आइंदा मुझसे मुखातिब हुई तो बहुत बुरा होगा। अनाया हैरानगी से इसे देखने लगी। तुम कौन हो? तुम्हारा खानदान क्या है? और तुम्हें कितने में खरीदा गया है? ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसों को तो मैं देखना तक भी नहीं गवारा करता। एक से बढ़कर एक अच्छे घराने की गर्लफ्रेंड है मेरी। मैं जिसे चाहूं, जब चाहूं, जितने वक्त के लिए चाहूं खरीद सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिन्हें मैं चुनूंगा इनकी कोई क्लास होगी। तुम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो। खबरदार जो मेरे पास आई। ये कहकर वो घर से निकल गया। अनाया की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, मगर ये रास्ता इसने खुद चुना था, सो इस पर आखिरी सांस तक चलना था। अगले कुछ अरसे तक ये किरदार अच्छी तरह निभाने के बाद इसने एक रोज अपनी सास ससुर से फरमाइश की कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। इसे इजाजत मिल गई। अब वो हर रोज बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाती। कुछ दिन तो इसकी निगरानी की जाती रही, फिर इस पर एतमाद बहाल हो गया। अब की बार अनाया की बारी थी। इसने एक एनजीओ से राब्ता किया, इन्हें सारी सूरत हाल बताई। वो खुद एक वकील बनने लगी थी। इसे हर चीज की समझ थी, हर कानून की। एनजीओ एक मजबूत मुल्की तंजीम थी, लिहाजा हर दबाव से आजाद थी। अनाया मौका मिलते ही घर से जरूरी कागजात जमा करती। इसके सौतेले बाप से किया गया मुआहिदा, निकाहनामा और मोहित की नशे की हालत में तस्वीरें, गर्ज हर चीज की, ये सब कुछ जमा करके वो एनजीओ के हवाले करती रही। फिर एक दिन इसके केस से मुतालिक तमाम अफराद को कोर्ट का नोटिस दिया गया तो सभी हैरान रह गए। उस दिन अनाया घर नहीं आई थी, बल्कि एनजीओ की ही तहवील में थी, ताकि इस पर किसी किस्म का दबाव न डाला जाए। मीडिया की भी मदद ली गई। यूं मोहित के वालिद की न सिर्फ सियासत मुतासिर हुई, बल्कि इनकी शनाख्त भी मस्क हो गई। चंद माह बाद इसके केस का फैसला इसके हक में हो गया। मोहित से तलाक मिल गई। अब वो अपनी आज़ादी से जिंदगी गुजार रही है। तालीम खत्म होने के बाद इसे फौरन ही एक नौकरी की पेशकश हुई, जो इसने कबूल कर ली थी। कल इसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई, नई उम्मीदों और नए ख्वाबों के साथ। इसे अपने उस्ताद की एक बात आज भी याद थी, आप जिस भी माहौल में पैदा होते हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आप जिस किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये आपके इख्तियार में है। इसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चुनी थी और ये तय था